यानी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कर रहे हैं। और पिछले बार मैं यहाँ पर ढूंढते ढूंढते नारायणपुर में कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगा करके मैं ढूंढते ढूंढते आया था, और उसके बाद में मेरी मुलाकात जगनू गावड़े जी से हुई थी, और जगनू गावड़े के बाद में हमारे कछराम जी से हुई थी। उस समय से लेकर के अभी तक लगभग 2-3 साल हो रहे हैं। इन 2-3 सालों में लगातार माननीय कछराम साहब ने हम लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन किया, कोऑपरेशन किया, और लगातार जो सामाजिक मूवमेंट है उस मूवमेंट को लगातार हम लोग आगे बढ़ाते रहे। मैं आज यानी इस मौके पर माननीय कछराम साहब को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इनकी बदौलत आज हम लोग इस नारायणपुर में हम लोग टिक पाए हैं, और आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो माननीय कछराम साहब को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप लोगों से मैं ताली की गुंजाइश करता हूं। तो धन्यवाद सर। आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि अभी मेरा ये दूसरा आना हो रहा है यहाँ पर। तो मेरे इस दूसरे बार आने के समय में आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। तो साथियों, आज मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और भारत मुक्ति मोर्चा वाम सेब का एक यानी लड़ाकू संगठन है। क्योंकि कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकता है, रोड पर जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने यानी कर्मचारियों ने एक संगठन बनाया, लड़ाकू संगठन। उस संगठन का नाम उन्होंने दिया भारत मुक्ति मोर्चा। और ये भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश भर के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों के लिए आंदोलन करता है, यानी मोर्चा खोलता है। और यहाँ पर जो आखिरी में मोर्चा है, जो मोर्चा शब्द है, वो मोर्चा शब्द यानी जैसा कि हमारे रूप नारायण एक्का साहब ने कहा, वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, वो लड़ाकू संगठन है और लड़ने के लिए है। मैं आज आप लोगों के बीच में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप इतने सारे लोग आज मुझे सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथियों, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान है वो आत्मसमर्पित किया गया। जब हमारे संविधान को आत्मसमर्पित किया जा रहा था, यानी उसको एडॉप्ट किया जा रहा था, उस समय तत्सम ऊंची जाति का एक व्यक्ति आता है, और तत्सम ऊंची जाति का जो व्यक्ति है वो बाबा साहब को देखते हुए बोलता है कि बाबा साहब आज आप बहुत ज्यादा खुश हैं। तो बाबा साहब बोलते हैं, बिल्कुल खुश हूं। आज मैंने अपने समाज के लिए संविधान लिखा, और लिखने के बाद मैंने आज अपने समाज को दिया है। तब ये तत्सम उच्च जाति का व्यक्ति बोलता है, बाबा साहब तुम्हारे लोग तो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, गरीब हैं, इन लोग नहीं बचा पाएंगे। ये जो संविधान है आप बड़े खुश हो रहे हैं, इसको नहीं बचा पाएंगे। बाबा साहब बोलते हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा जब कोई व्यक्ति हमारे समाज के पास में संविधान लेके आएगा और संवैधानिक तरीके से लोगों को जगाएगा, और जब जागेंगे तुमको लात मारेंगे। आज मैं उसी बात को आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। आज मैं अपने समाज को जगाने के लिए आया हूं, संवैधानिक बातों को बताने के लिए आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं समाज से, क्या आप संवैधानिक बातों को स्वीकार करेंगे? करेंगे स्वीकार? जी। कितने लोग करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हाथ यहाँ पर तुरंत खड़े हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप परिवर्तन चाहते हैं। आप लोग परिवर्तन चाहते हैं, और जो लोग परिवर्तन को सोच लेते हैं उन्हीं लोग परिवर्तन करते हैं। जिनके मन में परिवर्तन यानी शब्द जो आता है अपने दिमाग में, वही लोग परिवर्तन को स्वीकार भी करते हैं। साथियों, बस्तर संभाग शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आता है, और शेड्यूल एरिया का मतलब क्या है?
जहां पर SC ST के लोग 50% से ज्यादा होते हैं, उस एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है। हम लोगों की संख्या यानी बस्तर संभाग में आदिवासियों की संख्या 50% से ज्यादा है, इसलिए इस एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित किया गया। और हम सभी लोग शेड्यूल एरिया में आते हैं, शेड्यूल एरिया में निवास करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उस समय से लेकर के आज तक लगभग 75 साल बीत गए। 75 सालों में आदिवासियों के पास में या आदिवासी समाज के पास में संविधान तक को देखने का मौका नहीं मिला। कितने लोग संविधान को देखे हैं? कितने लोग देखे? मैं जानता हूं कुछ लोग देखे होंगे, लेकिन पढ़े नहीं होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जबरदस्ती संविधान लागू होने के बाद भी हम लोगों को नहीं दिखाया। संविधान को हम तक पहुंचने से रोका गया, और जब हम तक आने से रोका गया, इसका मतलब क्या है? हमको अधिकार वंचित किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि मेरे समाज के लोग शासक बने, और शासक बनने के लिए उन्होंने संविधान लिखा और हम लोगों को वो दिया। अगर संविधान को अगर हम लोग खोल के पढ़ें तो संविधान के अनुच्छेद 244 को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि प्रशासन और नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में होगा। प्रशासन और नियंत्रण किसके हाथों में होगा? आप लोगों के हाथों में होगा, आदिवासियों के हाथों में होगा। और यहां पर यानी प्रशासन और नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में होगा, इसका मतलब क्या है? पूरा कंट्रोलिंग पावर आप लोगों के हाथों में होगा। और कंट्रोलिंग पावर किसके हाथों में है? आप लोगों के हाथों में है। इसलिए आप लोग मालिक हैं। आप लोग कौन हैं? मालिक हैं। और मालिक लोग क्या करते हैं? वहां पर प्रशासन और नियंत्रण अपने हाथों में रखते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूं। हम लोगों का एक छोटा घर होता है, घर के बाहर हम लोग बाउंड्री लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और उस बाउंड्री के अंदर हम लोग कभी आलू लगाते हैं, कभी प्याज लगाते हैं, कभी भाजी लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना। और यहाँ पर जब उस भाजी को, उस आलू को, उस प्याज को खाने के लिए कोई बकरी आता है, हम लोग मारते हैं कि नहीं मारते हैं? बकरी को मारते हैं ना, भगाते हैं कि नहीं भगाते? कोई बैल घुस जाए तो उसको हम लोग भगाते हैं कि नहीं भगाते? भगाते हैं ना। उसी चीज को अगर कोई चोर आके चोरी करता है तो हम लोग उसको भी भगाते हैं कि नहीं भगाते? अगर पकड़ में आ जाए तो उसको डंडा से मारते हैं कि नहीं मारते? मारते हैं ना। तो वैसे ही संविधान हम लोगों को 5वीं अनुसूची देता है, और 5वीं अनुसूची में प्रशासन और नियंत्रण हम लोगों के हाथ में दिया हुआ है। और यहां पर जल, जंगल, जमीन, सारा चीज हम लोगों का है। इसमें जो भी चीज है, जो भी संपत्ति है, वो हम लोगों का ही है। इसको कोई भी आएगा और चोरी करेगा तो हम लोगों को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? भगाना चाहिए ना। अगर नहीं भागता है तो उसको हम लोगों को लाठी भी दिखाना होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर पूरा का पूरा नियंत्रण हम उस बाउंड्री के अंदर में हम लोगों का ही अपना होता है। वैसे ही बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, संविधान में 5वीं अनुसूची लिखा, 5वीं अनुसूची में हम लोगों को अधिकार दिया कि तुम लोग अपने क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण करोगे। जब प्रशासन और नियंत्रण हमारे हाथ में है, लेकिन हम लोग आज उन लोग हमारे पास में आते हैं, उसके बाद में उन लोग अपना नियम चलाते हैं। किसके ऊपर? हम लोगों के ऊपर। जबकि आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13 का 2 में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र शासन और राज्य शासन कोई भी नियम और कानून नहीं बना सकता है, और अगर बनाता है तो आदिवासियों के ऊपर में लागू नहीं होगा। किसका कानून लागू नहीं होगा? राज्य शासन और केंद्र शासन का जो कानून है वो आदिवासियों के ऊपर में लागू नहीं होगा।
ये उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, ऐसा संविधान बोलता है। यानी कोई भी कलेक्टर यहां पर आता है, कोई भी एसडीएम आता है, हम लोगों को नोटिस पकड़ाता है, नहीं कि तुमको जमीन खाली करना होगा। वो संविधान के विरोध में है। लेकिन हम सभी लोग, यानी शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोग, अज्ञानतावश, अशिक्षावश हम लोग डरते हैं। अरे कलेक्टर से कौन लड़ेगा, एसडीएम से कौन लड़ेगा, तहसीलदार से कौन लड़ेगा, फोर्स से कौन लड़ेगा। हम लोग डरे मरे अपना जीवन जैसे तैसे काटते हैं कि नहीं काटते। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा नहीं चाहते थे। एक डरा हुआ समाज का निर्माण नहीं करना चाहते थे। हमारे साहब ने हम लोगों को बताया, बाबा साहब चाहते थे कि हमारे देश में एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बने। लेकिन जो एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज हम लोग अगर ढिबरी जला करके भी अगर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। कि मिलेगा? आदिवासियों के नाम पे करोड़ों का बजट अलॉट हो रहा है, लेकिन आदिवासियों तक पहुंच नहीं रहा है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग यानी इस नारायणपुर से लगभग 850 किलोमीटर दूर जसपुर है, और उस जसपुर से मैं आता हूं। जसपुर से आप 100 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो वहां पर झारखंड का बॉर्डर है। इसी झारखंड में बिरसा मुंडा पैदा हुए। कौन पैदा हुए? बिरसा मुंडा पैदा हुए। वो बचपन से ही उसको यानी उसको ये चेतना जग गया था कि बाहरी लोग हम लोगों का जो जल जंगल जमीन है उसको छीन रहे हैं। बचपन से लेकर के अपने 25 साल की उम्र तक बिरसा मुंडा 25,000 आदिवासियों को उन्होंने इकट्ठा किया। कितने हजार? 25,000 आदिवासियों को उन्होंने इकट्ठा किया और अपने आदिवासियों को कहा कि ऐ मेरे आदिवासियों, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, तुम सभी लोग मिल करके उस दुश्मनों से लड़ाई लड़ना। किनसे लड़ाई लड़ना? दुश्मन से। दुश्मन कौन है? बिरसा मुंडा बताते हैं, ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये जो जमींदार लोग हैं, ये जो दलाल लोग हैं, ये जो छीनने वाले लोग हैं, वही दुश्मन है। तुम सभी लोग मिल करके उससे लड़ाई लड़ना। जब बिरसा मुंडा ऐसा बताते हैं, लेकिन हमारे आदिवासियों में ये बिल्कुल अलग है। हम लोग अपने भाइयों से ज्यादा लड़ते हैं, दुश्मनों से कम लड़ते हैं। होता है कि नहीं होता है? मैं आप लोगों को उदाहरण बताना चाहता हूं। जसपुर की एक घटना है, हमारे रूप नारायण साहब उसको हम लोगों को लगातार बताते हैं। एक भाई शादी के घर में जाता है और शादी में जाने के बाद में वहां पर खाना भी खाता है, और खाना खाने के बाद में उसको 2 दोना चिकन का मिलता है। कितना दोना? 2 दोना। जाओ अपने घर तक आप 2 दोना चिकन भी लेके जाओ। जब वो चिकन पकड़ के आते रहता है, उसी समय उसका जो बेटा है वो पहुंचता है, छोटा बच्चा है, वो पहुंचता है, देखता है कि मेरे बाप के हाथ में 2 दोना चिकन है। वो चिकन को मांग लेता है वो बच्चा, और 1 दोना को खा लेता है। अब बच्चा है, वो क्या ध्यान रहेगा। उसके बाद में वो चिकन का दोना खत्म, और दूसरा को भी देख लेता है कि पापा दूसरा दोना भी पकड़े। तब उस दोना को भी वो मांग लेता है बच्चा, चलो भाई दोनों खा लो। उसके भाई को जब पता लगता है कि मेरा जो भाई है वो मेरे लिए चिकन लेके आया था, मेरे को नहीं दिया, तब दोनों भाई में झगड़ा हो जाता है, और 1 दोना चिकन के लिए वो अपने भाई का मर्डर कर देता है। अपने भाई का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। 1 दोना चिकन के लिए, 3 पीस के लिए वो अपने भाई को ही मार डाला। इतना बड़ा संविधान, इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों के लिए दिया, और हम लोग अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं और बहकावे में भाग जा रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बिरसा मुंडा ने वहीं पर कहा था
अरे मेरे आदिवासियों, तुम लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को जागृत नहीं करोगे तो तुम लोग अपने जल जंगल जमीन और बहन बेटियों की रक्षा कैसे कर पाओगे। बिरसा मुंडा का जो सोच है, अपनी जवानी में इतना बड़ा सोच है, उसको आज हम लोगों को अमल करना होगा। आज तक हम लोग यानी मजदूरी करते थे होंगे, कहीं पर हम लोग नौकर की तरह काम करते थे होंगे, कहीं पर हम लोग और कुछ काम करते थे होंगे, लेकिन हम लोगों को नौकर की तरह नहीं बल्कि मालिकों की तरह सोचना है। मैं आज आप लोगों को जगाने के लिए ही आया हूं। बिरसा मुंडा कहते थे, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को जागृत नहीं करोगे तो अपने जल जंगल जमीन और बहन बेटी की रक्षा कैसे कर पाओगे। आज हम लोगों को अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को जगाना ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जल जंगल जमीन छीना जा रहा है। छीना जा रहा है कि नहीं? अपनी बहन बेटी की आबरू छीनी जा रही है कि नहीं? हम लोगों का घर द्वार, हम लोगों का पुरखौती जो संपत्ति है छीनी जा रही है कि नहीं छीनी जा रही? हम लोगों का जो भविष्य है वो छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा? आज भी हमारे आदिवासियों के पास में अपना खुद कर रहने के लिए मकान नहीं है, अच्छा शिक्षा नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है। हम लोग पूरे लोग बदहाली में, लाचारी में जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम लोगों को अपना मान सम्मान और स्वाभिमान को जगाना होगा। साथियों, उसी बिरसा मुंडा खूंटी जिला में बोलते हैं, अबुआ दिसुम अबुआ राज। क्या बोलते हैं? अबुआ दिसुम अबुआ राज। इसका मतलब यह है कि मेरे देश में, मेरे गांव में मेरा राज होगा। किसका राज होगा? मेरा राज होगा। इसी आप लोगों के इसी बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग और यहाँ पर महाराष्ट्र का जो एरिया है, इस एरिया में हमारे गोंड समाज के लोग बोलते हैं मामा नाटे मामा राज। आप लोग अगर जगदलपुर एरिया में जाएंगे तो वहां पर हमारे महापुरुष बोलते थे आमचो देश आमचो राज। तो हमारे जो महापुरुष हुए, हमारे जो पुरखा हुए, वे ये चाहते थे कि हमारे देश में, हमारे जल जंगल जमीन पर हम लोगों का राज होना चाहिए। लेकिन हम लोग उसी की संतान हैं, उसी के हम लोग बच्चे हैं और हम लोगों का खून में तो पानी भर गया। हम लोग बोल पा रहे हैं? बताइए तो, हम लोग बोल पा रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे घर में हमारा राज होगा? हम लोग नहीं बोल पा रहे, हम लोग नहीं बोल पा रहे। हम लोग सारा काम जानते हैं, हम लोग हल चलाना जानते हैं, मजदूरी करना जानते हैं, ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, बाल काटना जानते हैं, लेबरगिरी करना जानते हैं, ईटा जोड़ना जानते हैं, पत्थर फोड़ना जानते हैं, मिट्टी खोदना जानते हैं। सारा काम तो हम लोग जानते हैं। हम लोग केवल और केवल ये मुंह चलाना नहीं जानते। हम लोग क्या नहीं जानते हैं? ये मुंह चलाना नहीं जानते। और हम लोग जब तक मुंह नहीं चलाएंगे तब तक अपने अधिकारों को हम लोग यानी ले नहीं पाएंगे। इसलिए आज हमारे समाज को चाहिए कि हम लोग मुंह चलाना भी सीखें। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसी बस्तर संभाग में एक राजा हुआ करते थे। राजा जब एक्सपायर कर जाते हैं तो उनकी जो रानी है वो उड़ीसा चली जाती है, और उड़ीसा जब जाती है तो वहां से हमारे इस बस्तर संभाग में 300 ब्राह्मण आते हैं। कितने सौ ब्राह्मण आते हैं? 300 ब्राह्मण आते हैं और पूरे बस्तर संभाग में घुस जाते हैं और सारे लोगों को अपने विचारधारा में उनको चलाना शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 13(3) का में लिखते हैं कि जहां पर आदिवासी लोग रहता है वहां पर आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, ये सारा चीज रूढ़ी और प्रथा है, संविधान में लिखा हुआ है। और ये रूढ़ी और प्रथा क्या है? कई सारे हमारे आदिवासी लोग बोलते हैं, कई सारे लोग ये सोचते हैं
कि हम लोगों का जो पूजा पाठ करना है वो रूढ़ी प्रथा है। ये पूजा पाठ करना रूढ़ी प्रथा नहीं है। अपने देश में अपना राज लाना ही रूढ़ी प्रथा है। हम लोग जहां पर 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं और किसी बात को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं, वहां पर जो फैसला होता है उसको कानून का दर्जा है। किस चीज का दर्जा है? उसको कानून का दर्जा है। यानी उसको एसडीएम, कलेक्टर, चाहे कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति उसको काट नहीं सकता है। हम लोग जो नियम बना दिए, एक बार कोई भी नियम बना दिए, उसको सुप्रीम कोर्ट को भी मानना होता है। यानी शेड्यूल एरिया में हम लोग जो भी नियम और कानून बनाते हैं, अपने राजपाट के लिए कोई भी आदेश और निर्देश अगर हम लोग जारी करते हैं तो उसी को हम लोग रूढ़ी प्रथा बोलते हैं, रूढ़ी व्यवस्था बोलते हैं। लेकिन आज आदिवासियों के बीच में रूढ़ी व्यवस्था का परिभाषा किसी और तरीके से दिया जा रहा है। हमारे लोग बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन बन गए हैं वे लोग संस्कृति से बाहर हो गए, इसलिए उनको यहां पर दफनाने नहीं देंगे। लेकिन वास्तविक बात नहीं है। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं। हमारे पुरखे बोलते थे, जिस जमीन में, जिस जल जंगल जमीन में आप लोगों ने पैदा लिया, बलिदान उसी पर हो जाना, बलिदान उसी के लिए होना। तो आज अगर हम लोग मर जाते हैं तो हम लोगों का जो डेड बॉडी है उसको बाहर भेजा जाता है। लेकिन पुरखा क्या बोलता है कि जो जल जंगल जमीन मैंने तुम्हारे लिए हस्तांतरण किया है, तुम लोग वहीं पर रहना, उसी जल जंगल जमीन में मरना और उसी में तुम लोगों का दफन भी होगा। लेकिन कुछ लोग हम लोगों को यहां पर दफन करने नहीं दे रहे हैं, मान सम्मान के साथ में उसको गाड़ने नहीं दे रहे हैं। ये जो आरएसएस की विचारधारा है वो हमारे लोगों के अंदर में डाली गई है। और आरएसएस किसका है? 3.5% का है। और 3.5% लोग कौन है? हमारे रूपनारायण का साहब ने बताया, वे यूरेशिया से आए हुए आर्य लोग हैं। आप लोगों को जानकारी होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर मैं उनको डायरेक्टली ही ये कहूं कि वे लोग ब्राह्मण लोग हैं, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, नहीं आप विरोध करते हो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ब्राह्मण को ब्राह्मण बोलना संवैधानिक बात है, वो किसी को टारगेट नहीं होता है। अपने लोगों को जगाने के लिए हम लोगों को वो नाम बताना होता है। साथियों, आज मैं इसको डायरेक्टली क्यों बोल पा रहा हूं कि उन लोग ब्राह्मण लोग हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। आर्कटिक होम इन द वेदास, ये तिलक ने लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग विदेशी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका नाम है मूल शंकर तिवारी, जिसका नाम है मूल शंकर तिवारी, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम के किताब में 81 नंबर पेज में लिखा है कि हम लोग विदेशी हैं। ये वोल्गा टू गंगा, वोल्गा से गंगा नाम का किताब है। इस वोल्गा से गंगा नाम का किताब लिखने वाला व्यक्ति का नाम है राहुल सांस्कृतियायन। इसको अगर पहला नंबर का पेज को आप लोग अगर खोल के पढ़ेंगे तो उसमें राहुल सांस्कृतियायन का नाम, ओरिजिनल नाम है केदारनाथ पांडे। ये केदारनाथ पांडे नाम का जो ब्राह्मण है वो बता रहा है कि हम लोग विदेशी हैं, खुद बता रहे हैं, हम लोग अपने मुंह से नहीं बता रहे। इन्होंने अपना जो साहित्य लिखा उस साहित्य में हम लोगों को बताया कि हम लोग विदेशी हैं। ये हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर वो विदेशी है। 21 मई 2001 में माइकल बामसाद के द्वारा डीएनए रिपोर्ट बनाया गया और उस डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। और जो विदेशी है 1982 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर पूरे विश्व के देशों का बैठक हुआ। उस बैठक में ये डिसीजन आया
कि कोई भी विदेशी व्यक्ति दूसरे के देश में जाकर के राज नहीं करेगा। तो ये जो देश है भारत देश, वो डीएनए के आधार पर भी हम लोगों का है, आप लोगों का है, हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर आप लोगों का है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर आप लोगों का है, और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि कोई भी विदेशी दूसरों के देश में राज नहीं कर सकता, इसलिए उनको जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उनको अपने देश जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन वे लोग हम लोगों के पास में यहाँ पर अनियंत्रित नियंत्रण कर सकते हैं। 3.5% ब्राह्मणों का 5 राष्ट्रीय लेवल का पार्टी है, हमारे रूपनारायण एक्का साहब ने बताया। पूना पैक्ट 1932 में लागू हुआ, और 1932 में पूना पैक्ट लागू होने के बाद में हम लोगों को वोटर बनाया गया है। हम लोगों को क्या बनाया गया? वोटर बनाया गया। और कांग्रेस से टिकट मिलता है, बीजेपी से टिकट मिलता है, तृणमूल से टिकट मिलता है, आम आदमी से टिकट मिलता है, ऐसे 5 राष्ट्रीय लेवल के पार्टियों से टिकट मिलता है। उसके बाद में हमारे लोग उसमें से खड़े होते हैं। इधर इंडिपेंडेंट खड़े नहीं होते हैं। किससे खड़े होते हैं? पार्टी के टिकट से खड़े होते हैं। और जब पार्टी के टिकट से खड़े होते हैं तो लोग पार्टी के होते हैं, हम लोगों के होते हैं? हम लोगों के नहीं होते। जब हम लोगों के ही नहीं होते हैं, इसलिए हम लोगों का जो अधिकार है, और अधिकार के लिए लोग कभी आवाज नहीं उठाते। यहां पर आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन से उनकी संपत्ति छीनी जा रही है। एक दिन भी आप लोगों ने सुना है कि कोई विधायक आप लोगों के लिए आवाज उठाया है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है, रैली किया है? किसी चीज के लिए आप लोगों ने देखा? चाहे आप लोगों को उसने मीटिंग करके बताया? नहीं बताया। जब ये आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए, आप लोगों के जल जंगल जमीन के लिए, आप लोगों के बहन बेटी की आबरू बचाने के लिए एक दिन खड़ा नहीं होता है, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं विधायक महोदय, सांसद महोदय। बाबा साहब इनको बोलते थे दलाल जी, भड़ुआ जी, ऐसा बोलते थे बाबा साहब। और हम लोग उनको बड़े ही मान सम्मान के साथ में कुर्सी लगा के उनको बैठाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, और वही व्यक्ति हमारे जल जंगल जमीन को छीनता रहता है, उसके लिए नियम कानून बनाता रहता है। तो साथियों, आज पूरे देश में SC, ST, OBC के लोग शोषित और पीड़ित हैं, और शोषित और पीड़ित लोगों को बाबा साहब इकट्ठा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 3 बातें कही। पहला बात है शिक्षित करो, दूसरा है संगठित करो, और तीसरा है संघर्ष करो। हमारे सर ने हम लोगों को बताया, शिक्षित करो का मतलब होता है दोस्त और दुश्मन को पहचानना, दोस्त और दुश्मन को पहचानना। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसको हम लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है। तो दोस्त वही है जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारे बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए आवाज उठाता है, वही हम लोगों का दोस्त हो सकता है। हो सकता है क्या? हो सकता है ना? तो साथियों, तो हम लोगों को अपने दोस्त को पहचानना होगा, और दुश्मन कौन है उसको भी हम लोगों को पहचानना होगा। जब तक हम लोग RSS, बीजेपी और ब्राह्मणवादी विचारधारा में अगर हम लोग जीवन यापन करते हैं, उनके फॉलोअर अगर बनते हैं, तो हम लोग अपने जल जंगल जमीन को कभी नहीं बचा सकते।